नमस्कार दोस्तों, विजन विदालोक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस कक्षा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। वास्तव में अगर पूरे भारत के संविधान को देखा जाए तो पूरे संविधान के विशाल होने का, बृहद होने का अगर सबसे बड़ा कारण है तो संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। परीक्षा में पूछा भी गया है, संविधान के बहुत विशाल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है उसे जो परिभाषित किया गया है, इसी कारण से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा हो गया है। तो आइए इसी संघ एवं राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 11 और 12 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 242 से लेकर 293 तक संघ एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध का विश्लेषण किया गया है। संविधान के भाग 11 की बात करें तो इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों का विश्लेषण किया गया है, वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 11 में विधायी संबंध के अंतर्गत संघ एवं राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है उसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य किया गया है, जबकि संघ राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का विवेचन अनुच्छेद 256 से लेके 261 के मध्य किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से संघ एवं राज्य के मध्य स्थितियों का हम वर्णन करेंगे। अगर विधायी संबंध को देखें तो अनुच्छेद 245 विधायी संबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 245 उल्लेख करता है कि संसद पूरे भारत के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए, संसद पूरे भारत के लिए अथवा भारत के किसी भाग के लिए कानून निर्माण कर सकती है। और ठीक वैसे ही राज्य का जो विधानमंडल है अपने राज्य के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 245 उल्लेख करता है कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी राज्य के लिए और राज्यों के विधानमंडल पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से संघ एवं राज्य के मध्य कानूनी सीमा निर्धारित की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 245 में। इसी तरह दोस्तों, अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे 3 सूचियों का उल्लेख आता है। अनुच्छेद 246 में देखते हैं दोस्तों, संघ सूची में प्रारंभ में मतलब जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में संघ सूची में कुल 97 विषय थे और वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। वैसे ही पूर्व में राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में कुल 59 विषय हैं। वैसे ही समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, टेबल बहुत काम का है। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की परिभाषा देखेंगे और उसमें कौन कौन से विषय आते हैं मुख्य रूप से उन्हें देखेंगे। संघ सूची क्या है दोस्तों? ऐसे बिंदु जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और वहाँ पर संघ का कानून लागू होता है। भारत की संसद कानून बनाती है। संघ सूची के विषय में रक्षा, विदेश नीति, आपात नीति, नागरिकता, जनगणना, रेलवे, डाकतार, बीमा, रेलवे, डाकतार और बीमा जैसे विषय आते हैं। वैसे ही दोस्तों, राज्य सूची का जो विषय होता है उसमें
स्थानीय महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जिसपे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें रेलवे पुलिस, बिजली, सड़क, स्थानीय स्वशासन, जिला जेल, बाजार, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसे विषय आते हैं। दोस्तों, नोट के रूप में आप जान सकते हैं 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षी रक्षा और माप तौल को राज्य की सूची से हटा के कहाँ रख दिया गया? समवर्ती सूची में। जी हाँ, इन 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब समवर्ती सूची आइए देखते हैं क्या है। ऐसे विषय जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों को एक ही विषय पे कानून बनाने पर जब टकराव होता है, उस दशा में संघ का कानून मान्य होगा। संघ का कानून मान्य होगा। जैसे विवाह, तलाक, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, निवारक कानून, पोटा, टाडा, रासुका, विसा जैसे विषय पर कानून कौन बनाएगा? संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने की स्थिति में यहाँ संघ का कानून मान्य होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 248 बंद करता है कि भारत में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्ति है यह संघ सरकार के पास होगी। वास्तव में तीनों अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि भारत में अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख, अवशिष्ट शक्ति का उपबंध संघ सरकार के पास होगा और संघ सरकार को नए करों का सृजन करने का अधिकार होगा। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 249 की बारी आती है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है और यह कानून कितने साल तक मान्य होगा? 1 साल तक मान्य होगा। दोस्तों, ये सवाल यूपीपीसीएल 2016-2017 में लगातार 2 बार पूछा गया कि अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद जो कानून पास करता है उसके अनुसार राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वह कितने साल तक वैध रहेगा? तो दोस्तों 1 साल तक वैध रहेगा, मान्य रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 250 की बारी आती है, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संघ का राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी देश में लागू है, उस दशा में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती जैसे अधिकार नहीं होंगे, बल्कि संघ को पूरी तरह से अधिकार होगा कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सके। इसका उपबंध अनुच्छेद 250 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 252 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर यदि संसद से प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकता है और ऐसी ही प्रार्थना पर
उस कानून को समाप्त भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 252 क्या कहता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्य यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से प्रार्थना करें तो संसद इस प्रार्थना के आधार पर कानून बना सकता है और राज्यों की ऐसी ही प्रार्थना के आधार पर कानून को समाप्त भी कर सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 252 में राज्यों के विषय में संसद के अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 253 दोस्तों वो बंद करता है कि संघ सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि संघ सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, जो समझौते होते हैं, उस पर उसे लागू कराने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर संघ सरकार, भारत की संसद कानून बना सकती है। तो दोस्तों इस तरह से संघ एवं राज्य के विषय में हमने प्रशासनिक संबंध को हमने पढ़ा, हमने विधायी संबंध को पढ़ा। अब अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दें।